शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जो राजनीति में थोड़ा देर से आए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई, उन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी सरकार चलाई, लोगों का दिल जीता। प्लीज वेलकम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और आपकी अदालत के इस खास शो में आज हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, संजीव श्रीवास्तव। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज संजीव श्रीवास्तव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं हरियाणा के मुख्यमंत्री पर, एक नजर मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल करियर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के चौथे लाल हैं जिन पर हरियाणा की जनता ने भरोसा किया। 5 साल पहले जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो कुछ लोग कहते थे कि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने न केवल अपना कार्यकाल पूरा किया बल्कि इनके नेतृत्व में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की। मनोहर लाल खट्टर ने अपना सार्वजनिक जीवन आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरू किया। 14 वर्ष तक मनोहर लाल खट्टर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे। इसी दौरान मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिला। गुजरात में आए भूकंप की तबाही के बाद मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी ने कच्छ जिले में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के चुनाव अभियान का चार्ज दिया गया। फिर करनाल से विधानसभा जीतकर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब मनोहर लाल खट्टर के सामने एक बार फिर हरियाणा का चुनाव जीतने की चुनौती है। आपकी अदालत में मनोहर लाल खट्टर अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपकी अदालत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर इल्जाम है कि ये एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा की राजनीति में 3 लाल थे जिनका डोमिनेशन रहा, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, और उसके बाद उनके लाल। अब लोग पूछते हैं 5 साल से ये नए लाल कहां से आ गए? न इनके आगे लाल न पीछे लाल। उस नाते से तो मुझे भी माता पिता ने मनोहर लाल का नाम दिया है। अब आगे के लालों की जहाँ तक बात है, मेरे ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग ये मेरे लाल हैं। जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो कहते थे ये सरकार चला नहीं पाएंगे, पहली बार एमएलए बने, सीधे मुख्यमंत्री बन गए। आप तो जमे हुए हैं। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो आखिर कभी ना कभी तो पहली बार बनता ही है। पहली बार न बने और उसके बाद सीधा सीधा कई बार बनने का अवसर तो मिलता नहीं है। तो पहली बार जब बनना होता तो पहली बार ही बनता है, दूसरी बार बनेंगे तब बनेंगे, तीसरी बार भी बनेंगे, चिंता नहीं है उस बात की। मुराद जी, लोग कहते थे कि आपको तो नरेंद्र मोदी ने पैराशूट से उतारकर सीधा मुख्यमंत्री बना दिया।
एक बार मोदी जी से मिलने के लिए गया था। मैंने कहा कि प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो कुछ अपने अनुभव की बात साझा कर लें ताकि हम भी प्रदेश को अच्छा चला सकें, क्योंकि उन्होंने गुजरात को बहुत अच्छी प्रकार से 13 साल तक चलाया, बाद में देश के प्रधानमंत्री बन गए। कहने लगे कि तुम तो मुख्यमंत्री बने, उससे पहले विधायक बन गए थे, मैं तो विधायक भी नहीं बना था और मुख्यमंत्री बन गया था। लेकिन लगातार सन 1980 से 2014 तक 34 साल हरियाणा के गांव-गांव में, शहरों में निरंतर मैंने भ्रमण किया। संघ के प्रचारक के नाते जितना भ्रमण कोई व्यक्ति कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और व्यक्ति को ऐसा अवसर मिलता होगा। ये आप सारी बातें बता रहे हैं, असली बात नहीं बता रहे। मैं उसी लिए मोदी जी से इतनी निकटता कैसे मैं हो वही गई? आ रहा हूँ। जब मैं हरियाणा का संगठन मंत्री था, 1994 से मैंने हरियाणा का काम ये संभाला। 1996 में नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के प्रभारी बन के आए थे। उनके पास हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, इन क्षेत्रों का काम था। संयोग ऐसा था कि मेरा हेडक्वार्टर भी पंचकुला था, उनका हेडक्वार्टर भी पंचकुला था। हमारे निकट के संबंध भी बने, काम करने का उनका जो तरीका संगठन मंत्री के नाते सीखा, उसको देखा। उसके बाद 2001 में वो मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल हमारा एक साथ रहने का जो अवसर, उसमें हमने एक दूसरे को समझा। काम करने का तरीका, बहुत ऐसे नए नए विचार उनके जो आते थे, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब देखिए, कई लोग तो ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी दूरदृष्टि वाले हैं। पहले ही पता चल गया था मोदी जी बड़े तेज है, एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, इनसे दोस्ती कर लो। मोदी जी की ये दूरदृष्टि है। हम सबकी दूरदृष्टि हो जाए अच्छी बात है, लेकिन दूरदृष्टि उनकी है। उनको पता है कि मुझे किससे क्या काम लेना है, और काम लेने के नाते से बहुत बड़ी टीम, जब उन्होंने संगठन का काम किया तब उन्होंने उनसे काम लिया, जब उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री का काम लिया 13 साल, तब उन्होंने काम किया। अब देश भर में काम जब कर रहे हैं तो कितने ही लोगों को उन्होंने पहचाना होगा। मनोहर लाल उसमें से एक हो सकता है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि के सामने मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतनी दूरदृष्टि वाला व्यक्ति हो। लेकिन कभी आपने सोचा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे आप हरियाणा के? कभी का विचार नहीं आया कि देश में या प्रदेश में कभी राजनीतिक कामों के नाते मुझे आगे बढ़ना होगा, और किसी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, और कोई ऐसी बड़ी आकांक्षा भी नहीं थी। एक ही बात मन में थी कि अगर करना है तो देश समाज के लिए करना है। अपने अपने लिए तो सब करते हैं, सब अपना परिवार, उनके साथ मिलना जुलना। ऐसा नहीं है कि मैं परिवार बनाने के खिलाफ हूँ, परिवार भी होने ही चाहिए, लेकिन एक सीमाएं बन जाती हैं परिवार वाले व्यक्ति की कि वो डबल जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। कभी नहीं लगता कि अगर शादी कर ली होती, परिवार होता तो अच्छा होता? हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म का विश्वास है। इस बार की कसर अगली बार पूरी कर लेंगे। पार्टी के लोग, पार्टी के नेता यही कहते हैं कि मनोहर लाल जी तो अपनों का भी काम भी नहीं करते। मैं जो कुछ करता हूं अपनों के लिए करता हूं। अंतर इतना ही है सोच में कि कुछ लोग कहते हैं ये थोड़े से लोग अपने हैं, मैं कहता हूं ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग सब अपने हैं। अपनों के लिए करता हूं। लोग अपनी जाति वाले का, अपने घर का, किसी बच्चे का, भाई भतीजे का कुछ तो काम करते हैं। आपके यहाँ सबके दरवाजे बंद हैं। यही अंतर है। अगर भारतीय जनता पार्टी में और जो पहले पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस या रीजनल स्तर के ऊपर और पार्टियां, इंडियन नेशनल लोक दल, कोई और पार्टी, ये सब करते रहे हैं, ये इसी घर घर के चक्कर में फंसे रहे हैं। बेटा बेटी, पोता पोती, भाई भतीजे, जीजे साले और उनके परिवार यहीं तक सीमित होते थे। और अगर इसका दायरा हम तोड़ के नहीं चलेंगे तो जनता में ये विश्वास कभी नहीं जागेगा कि हमारे साथ न्याय होगा। हमने सत्ता को भोगा नहीं है, सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है। सारा 2.5 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत चला, एक कार्यकर्ता को आपने फरसा दिखाया, कहा तेरी गर्दन काट डालूंगा।
एक ऐसी घटना हुई, नहीं हुई ऐसा मैं नहीं कहता, और वो ऐसी अकस्मात घटना हुई कि मुझे उस घटना का गुस्सा आया। गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन गुस्से का भी अपना एक संदर्भ होता है, और उस संदर्भ को मैं थोड़ा सा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाऊंगा। एक फिलोसोफर हुए हैं अरिस्टोटल, उन्होंने गुस्से के ऊपर कुछ लिखा है। अगर हम लोग गूगल पर जाकर के अरिस्टोटल ऑन एंगर निकालो, गूगल मैं इसको स्क्रीन पर निकलवाने की कोशिश करता हूं, सब लोग देख सकें। हम इसको गूगल पे सर्च करके अरिस्टोटल ऑन एंगर, कैन वी सी दिस ऑन स्क्रीन प्लीज? लिखा है एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी। कोई भी अगर गुस्सा खाए तो बड़ा आसान है, गुस्सा बड़ा स्वाभाविक लोगों को आता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? बट टू बी एन एंग्री विद राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री and at the right purpose, for the right purpose and in the right way, and it is not within everybody's power and is not easy. अब मुझे ये पूछना है कि मेरा जो गुस्सा था उसमें वो पर्पस राइट था कि नहीं था, इसको जाना पड़ेगा। क्या पर्पस था? पर्पस ये था कि ये जो सोने चांदी का ये जो गिफ्ट देना और इससे नेताओं को खुश करना, ये जो धन दौलत के कारण से धन बल का प्रभाव, इसके कारण से राजनीतिक दिशा को मोड़ना, यही तो आज तक चलता रहा, यही चलता रहा। इसको खत्म करने के लिए जीवन लगा दिया। और अगर हमारा कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता उस चीज को प्रमोट करेगा तो क्या स्वाभाविक नहीं है? क्यों, बोलिए, स्वाभाविक है कि नहीं? एक दूसरा विषय था कि राइट पर्सन, जो व्यक्ति जिसके ऊपर मैं गुस्सा हुआ वो मेरा अपना बहुत निकट का कार्यकर्ता था। निकट का कार्यकर्ता होने के नाते से उस पर मैं गुस्सा हुआ। उसका नाम है एच.एम. भारद्वाज, और मेरा इतना निकट का संबंध है, सालों पहले, शायद ये 20 साल पहले की घटना हुई होगी, उनका मेरा जब संबंध आया तो ऐसी नाम के ऊपर चर्चा चल पड़ी। मैंने कभी एच.एम. भारद्वाज, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, कभी तुमने बताया नहीं। कहने लगे ये संकोच होता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नाम ही ऐसा जाए, हरियाणा में किसी का होता नहीं है, इसलिए मैं एच.एम. भारद्वाज लिखता हूँ, अपना नाम नहीं बताता हूँ। मैंने कहा बता दो। कहने लगे मेरा नाम हुन्नामल भारद्वाज है। अब वास्तव में ऐसा नाम कभी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। मैंने कहा अच्छा, इस संकोच को खत्म करो, आज से तुम्हारा नाम हर्षमोहन भारद्वाज हो गया। 20 साल पहले उसका नाम मैंने बदला, इतना मेरा निकट का संबंध है, और आज उसका नाम लोग हर्षमोहन भारद्वाज जानते हैं, हुन्नामल भारद्वाज कोई नहीं जानता। इस प्रकार का वो व्यक्ति जिसका मेरा संबंध है। और क्या था? राइट टाइम क्या है? और तो ये पता चला मनोज जी कि इतनी अच्छी अंग्रेजी भी आप बोल लेते हैं। देखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा एक माध्यम होता है। मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ, मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। मैंने सुना है कि आप तमिलनाडु में पड़े तो तमिल, वही बात मैं बताने वाला हूँ, आवश्यकता पड़े तो दूसरे प्रदेश की भाषा। एक बार मुझे मौका मिल गया, कुछ तमिलियन मित्र थे, कहने लगे जी हमने एक फंक्शन करना अपना, आप हमारे फंक्शन में आइए। मैंने कहा भाई हिंदी कितने लोग जानते हैं? कहने लगे कोई नहीं, इक्का दुक्का जानते होंगे। अंग्रेजी यहाँ कुछ लोग जानते हैं। मैंने कहा तमिल सब जानते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने वहाँ 5 मिनट का तमिल में भाषण दिया, और तमिल में भाषण देने के बाद दे वर सो ग्लैड एंड वर क्लैपिंग लाइक एनीथिंग। अगर ये भी कोई ये भी अगर आप कभी देखो, आज भले मत देखना, बाद में देखना, मनोहर लाल खट्टर और आगे लिखना तमिल, वो तमिल का भाषण उसमें आ जाएगा यूट्यूब में। ये यूट्यूब पर लोड है। तो इस प्रकार से मुझे एक और मौका मिला। एक बार हमारे सरकारी दौरे के ऊपर जापान जाने का मौका मिला। हमने कहा भी यहाँ भी बोल सकता हूँ अंग्रेजी, नहीं वैसे नहीं बोलूँगा तो लिख के बोल दूँगा, लेकिन फिर भी अगर लिख के ही बोलना है
तो वाई नॉट इन जापानीज। तो मैंने वहाँ 4 मिनट का जापानीज में भाषण दिया। एंड दे बिकेम सो कनेक्टेड। जापान के बारे में, जापानीज के बारे में कहा जाता है कि वो कभी ताली नहीं बजाते किसी के भाषण में, चुप करके सुनते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया मुझे, स्टैंडिंग ओवेशन। और ये जो मारुति के सुजुकी, वो शायद कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने भाषण दिया खड़े होकर, कहने लगे मुझे 20 साल हो गए हरियाणा में जाते हुए, टुडे इवन आई कांट अटर ए वर्ड ऑफ हरियाणवी, बट दिस फेलो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग इन जापानीज। अभी प्रधानमंत्री जी के रशिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री जी ने हमको 5 मिनट चीफ मिनिस्टर्स को भेजा था कि जाओ पहले से वहाँ कुछ वातावरण बना के आओ। रशिया में गए थे अभी, तो वहाँ जाकर के रशियन सीखने का एक, यहाँ इंडिया से ही रशिया हिंदी में पीएचडी करके एक लड़की गई थी, वो ट्रांसलेटर बन के आई। कहने लगी जी आप हिंदी या इंग्लिश में बोलना, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी रशियन में। अगले दिन जब पास बैठी थी, मैं कहा यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, आप आराम से बैठो। मैंने अपना 5-6 मिनट का, 5 ही मिनट मिलते हैं वहाँ बोलने के लिए, 6 मिनट का भाषण रशियन में बोल करके और उनको सारी बातें बता दी अपनी। तो दिस इज माई हॉबी, टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी विच आई कैन। देखिए, आप तो सीखने की बातें बता रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं वो क्या कहते हैं? जिस समय हरियाणा में क्लर्क्स के एग्ज़ाम हुए, उसके बाद, और उसमें इतना मुश्किल पेपर आया, तो सुरजेवाला ने कहा अगर चीफ मिनिस्टर क्लर्क की परीक्षा पास कर लें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, मुझे क्लर्क बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्रदेश का सेवादार हूं, चौकीदार हूं। हम अपने प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई में हम उनसे पीछे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी कितने पढ़े लिखे हैं उनका पता है। वो अपने सारे गणित में फेल हो चुके हैं। उन्होंने गणित लगाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकूंगा। मन में आ गया होगा। तो उसके लिए प्लान बनाई कि जींद में बाय इलेक्शन हो रहा है और यहां बिल्कुल जीरो कर दूंगा भाजपा को। विधायक हैं कैथल से। आज ये पहला उदाहरण है इस देश का कि कोई एक विधायक किसी विधानसभा के बाय इलेक्शन में चुनाव में उतर जाए। बहुत मुश्किल से जमानत बचाते बचाते 1000 वोट्स कसर रह गई, सिर्फ 1000 वोट की। 20,000 वोट लिए और भाग निकले, दौड़ निकले। जिनके बारे में ये था कि वो केंद्र में कांग्रेस के बड़े सूत्रधार हैं और राहुल बाबा के दाएं हाथ हैं। उनको धूल चटाई जींद के लोगों ने। तो वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि ये जो आप सरकार चला रहे हैं, इसके पीछे मोदी जी हैं। पीएमओ से आपकी सरकार चलती है। सरकार चलाने के लिए प्रभु ने हमको बुद्धि दी है। जो लोग शुरू में पहले साल में ही कहते थे सरकार कैसे चलाएंगे, आज गई कि कल गई, महीने में गई कि 6 महीने में गई, ये तो बिल्कुल अनुभवहीन है, अनाड़ी हैं। और जब सरकार चलने लग गई तो घबराहट कितनी हुई। और बाद में कहते हैं अनाड़ी नहीं, ये तो राजनीति के खिलाड़ी हैं। इसलिए हमको वो क्या कहते हैं हमको कोई परवाह नहीं है। आज उनको लगता है कि मनोहर लाल, हरियाणा की जनता, हमारी सरकार, हमारे विधायक 75+, ये सब कुछ उनको दिखने लग गया। अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुंह छुपाने के लिए चर्चा करते फिरते हैं कि 2 इसकी आएंगी, 4 उसके आएंगी, 6 उसके आएंगी, और आखिर में गिनते हैं टोटल 14। और फिर एक दूसरे को पूछते हैं कहाँ गई पार्टी, ये पूछते हैं। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप बार बार कहते हैं ना, अब की बार 75 पार। मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं बिल्कुल तथ्यों के ऊपर आधारित होकर कहता हूं।
अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में 90 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी को लीड कितने पर मिली? आपका आंकड़ा तो होगा 79। लोकसभा के चुनाव में 79 पर लीड मिली, तो हमने 75 पार कह दिया, तो 79 तो 75 पार होता ही है। अब ये 75 पार में क्या क्या रोड़े सामने आएंगे, इसको लेकर कुछ इल्जाम मेरे पास में है, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। जो गौमांस खाएंगे वो भारत में नहीं रह सकते, ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने कभी कहा नहीं ऐसा। लेकिन मेरा कहना आज भी है कि उनको गोमांस नहीं खाना चाहिए। देश में रहना चाहिए कि नहीं? मेरा आज भी कहना है कि उनको गोमांस नहीं खाना चाहिए। हमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर इल्जाम है कि ये विवादित बयान देते हैं। हर थोड़े दिन में कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे आप पूरे कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। देखिए, अक्टूबर 16, 2015 आपने कहा गाय आस्था का विषय है, अगर मुसलमान गौमांस खाना छोड़ सकते हैं तो वो देश में रह सकते हैं। देखिए, इसमें आधी बात ठीक है, आधी गलत है। ठीक तो ये है कि हम सबको, समाज को सह अस्तित्व में रहना है, और जब सह अस्तित्व होता है तो समाज में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर एक समाज ऐसा मानता है कि हम गोरक्षा में विश्वास रखते हैं और गोमांस खाना ठीक नहीं है, गौपालन होना चाहिए, तो उस समाज की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमने कहा है। जो गौमांस खाएंगे वो भारत में नहीं रह सकते, ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने कभी कहा नहीं ऐसा। लेकिन मेरा कहना आज भी है कि उनको गोमांस नहीं खाना चाहिए। देश में रहना चाहिए कि नहीं? मेरा आज भी कहना है कि उनको गोमांस नहीं खाना चाहिए। हमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। एक बलात्कार की पीड़ित बालिका ने आपसे शिकायत की और आपने कहा कि रेप के सारे मामले सच नहीं होते। देखिए, मैं आज भी इस बात को दोहराता हूँ। आंकड़े बताते हैं, मेरा कोई अलग से अध्ययन नहीं है, क्योंकि हर केस में मैं कोई उस इन्वेस्टिगेशन जुड़ा नहीं, उसमें कोई जो सरकारी आंकड़े होते हैं उसमें जितने केसेस रजिस्टर होते हैं 35% केसेस उसमें से एक प्रकार से झूठे पाए जाते हैं। आज रिकॉर्ड पर है। एक बात। दूसरी बात, ये केसेस ऐसे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बजाय ये एक सामाजिक समस्या है। समाज को इसके लिए जागृत करना पड़ेगा, चेतनित करना पड़ेगा कि इस प्रकार के केसेस नहीं होने चाहिए। इसके लिए एक विषय तो ये कि एक पिछले दिनों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ क्राइम, इनकी एक रिपोर्ट छपी थी और उन्होंने बताया कि जितने भी रेप केसेस हैं, छेड़खानी के केसेस हैं, दोनों को मिला करके इसमें 90%, 92% रादर जो बिटवीन नोन्स हैं, यानी वो एक दूसरे को या तो जानते हैं या एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं। अब इस प्रकार की जब इस प्रकार की समस्या होती है तो इसमें समाज को जागृत करना होता है। दंडात्मक चीज़ों से शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोकने कठिन है। लेकिन जहाँ तक दंड की बात है, हमने हरियाणा में एक पहल की। क्या पहल की कि 12 वर्ष की आयु से नीचे की बच्चियों के साथ रेप या छेड़खानी की घटनाएं होंगी, उसमें रेप का मुख्य रूप से कहा गया है कि उनको मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये हरियाणा ने एक एक्ट बनाया। और एक ऐसा संयोग ऐसा है, ठीक 6 महीने के बाद इस एक्ट को सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूर किया और पार्लियामेंट में पास किया। आज ये एक्ट सारे देश भर में लागू हो। एक बात आपको यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जो हमारी लड़कियां हैं, इन्होंने स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीते, इतना नाम किया। हरियाणा की बच्चियां किसी भी क्षेत्र में गई, उन्होंने बड़ा नाम किया है। क्या गारंटी आपकी सरकार की कि उनको राज्य में सुरक्षा मिलेगी? मैं बता रहा हूँ, हमने प्रावधान किया कि नहीं, पहले जिले में, हर जिले के अंदर एक महिलाओं का थाना खोलो। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट वेयर एट दैट टाइम 21 वुमेन पुलिस स्टेशन वर ओपन्ड, और आज वो 31 हो गए हैं।
तो हरियाणा में महिला स्टेशन में, महिला पुलिस स्टेशन के अंदर सब भर्ती महिलाओं की, SHO भी महिला, जीप ड्राइवर भी महिला, कांस्टेबल भी महिला, वहाँ अब ये महिलाएं जा करके अपना सब बातें बताती हैं। हमने कहा खुल के कहिए, अब ना सही है, अब सहने की जरूरत नहीं है, खुल के कहो जाए। तो महिलाओं को सचेत करने के लिए, महिलाओं के इस प्रकार से अवेयरनेस पैदा करने के लिए या उनको साधन उपलब्ध कराने के लिए हमने एक ऐप बनाई, दुर्गा ऐप। दुर्गा ऐप के माध्यम से आज किसी भी बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई भी बात होती है तो महिला वो दुर्गा ऐप दबाती है, विद इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब वो कितनी दूर पुलिस की वैन है, मोबाइल है, वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में, 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है और उनको, महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। हमने बहुत ऐसे कार्यक्रम बनाए, महिलाओं को आत्मरक्षा की दृष्टि से ट्रेंड भी किया जा रहा है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। मैंने कहा कि इन सब बातों को करते हुए भी एक काम, वो हमको अवेयरनेस, जनता, जन जागरण ये करना पड़ेगा। अगर समाज के अंदर प्रतिष्ठा बन गई, महिलाओं को की जागृति, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा उससे ज़्यादा होगी। आज हमारे महिलाओं की चिंता तो सब करते हैं, हमने कहा परिवारों में लड़कों की भी चिंता करो कि हमारा लड़का देर से आया तो क्यों आया देर से। लड़की की चिंता तो सब कर लेते हैं, अगर लड़के भी काबू में आ जाएंगे, लड़कियां भी काबू में आ जाएंगी तो ये जो मनचले युवक हैं, लड़के नहीं काबू में आते आसानी से। हम कर रहे हैं उनका भी हिसाब किताब। एक हम पावर लाइन फॉर वुमेन अगली हमारी योजना में आ रहा है, पावर लाइन फॉर वुमेन उत्तर प्रदेश में शुरू किया, अच्छे परिणाम है उसके, हम हरियाणा में उसको लागू करेंगे। आपने बताया कि महिलाओं के लिए क्या क्या किया, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझते हैं। कहाँ से लाए वो स्टेटमेंट, हमको पता नहीं। मैं बताता हूँ कहाँ से लाए। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कश्मीर महिला पर जो बयान दिया वो घृणित है। और बयान क्या था? आपका बयान है, हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते हैं कि बिहार से बहू लाएंगे। आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया, अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे। एक भाषण में एक संदर्भ आया और वो आया जेंडर रेशो का। उसमें से एक छोटी सी बात को पकड़ करके और राई का पहाड़ बना दिया। मैं चाहूंगा कि अगर मेरा पूरा बयान दिखा दिया जाए। वो है मेरे पास में पूरा बयान, तो पूरा बयान मुझे दिखा दीजिए और शुरू से आखिर तक वीडियो प्लीज वो बयान दिखाइए मुझे, और फिर हमारे ऑडियंस में सब लोग बैठेंगे, ये बताएंगे वो ठीक है कि गलत है। नाम बदनाम था कि ये बेटियों को मारने वाला प्रदेश है, लेकिन हमने अभियान चलाया। जो जेंडर रेशो लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों के पीछे 850 थी, अब 1000 लड़कों के पीछे वही लड़कियों की संख्या 933 हो गई। मतलब 933, 850 से 933 हो गई। ये बहुत बड़ा काम, ये समाज परिवर्तन का काम है। आखिर बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, कोई भी व्यक्ति इस बात को समझेगा तो आने वाले समय में ये संकट खड़ा हो सकता है। लड़कियां कम हो, लड़के ज्यादा हो जाए। तो हमारे धनखड़ जी ने कहा था कि आपसे गाड़ी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहने लगे हम तो कश्मीर खुल गया, वहां से ले आएंगे। मजाक की बातें अलग है, लेकिन समाज में एक रेशो ठीक होगी तो संतुलन ठीक बैठेगा। इसके आगे भी आधी लाइन है। मैंने कहा ये मजाक में लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, ये मजाक ठीक नहीं है। उन दिनों में सोशल मीडिया पर, वायरल पर ये खबरें वबरें हो रही थी, मतलब वो मजाक की बातें चल रही थी। पता नहीं क्या क्या लोग मजाक में डाल देते हैं, कुछ एक दूसरे को टीज करने के भी डालते हैं, कोई कुछ डालता है, कुछ डालता है। मेरी कही बात नहीं है। हाँ, धनखड़ जी ने एक बार आज से 2 साल पहले ये जरूर कहा था, वो भी इसी संदर्भ में था कि हमारे यहाँ बेटियाँ कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। बहुत से लोग बिहार से भी लड़कियों को लाते हैं, शादियां करते हैं, और ये और प्रांतों की भी समस्या है। कहीं नेपाल से शादी करके लाते हैं, कहीं बिहार से लाते हैं, कहीं और। यानी समस्या जो मूल है वो जेंडर रेशो को नज़दीक लाना। 1000 के 1000 नहीं होगी तो 950 से 1000 हो जाएगी, तब भी हम इस 5% के अंतर को कर सकते हैं। सामान्यतः समाज के अंदर प्रथा होती है, लड़का 2-3 साल बड़ा होता है, लड़की 2-3 साल छोटी होती है। एक परंपरा पिछली चली आ रही है, वो 5% तो उसमें भी कवर हो जाएगा। अब ये मत कह देना कि मेरे जैसे लोग कवर कर देंगे। क्योंकि
लोग सोचते ना कि ये लड़का लड़की शादी प्यार मोहब्बत ये बातें मनोहर लाल जी क्या जाने। देखिए, ये सब संवेदनाओं का खेल है। हम लोग अभी शादी नहीं हुई, परिवार नहीं हुआ, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे मन में संवेदनाएं नहीं है। संवेदनशील है हम लोग। ये परिवार जिसकी बात होती है, पति पत्नी भाई बहन बेटे बेटियां चाचा ताऊ, ये सब, ये एक परिवार है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, कहा है ना, पूरा विश्व ये मेरे लिए परिवार है। और जो दायित्व तो मुझे मिला है उसके लिए तो मैं कितनी बार कह चुका हूं। अभी मैंने कहा मेरी जिम्मेवारी, मेरा दायित्व हरियाणा के प्रति मुझे मिला है। मोदी जी कहते हैं मेरा 130 करोड़ का परिवार है, हम कहते हैं हमारा 2.5 करोड़ का परिवार है। भाई बहन आज भी, जो सगे भाई बहन एक माता पिता के जन्म में जो भाई बहन होते हैं वो हर किसी के होते ही हैं, लेकिन व्यवहार के नाते आज भी मेरे घर के अंदर जो मेरी चार दीवारी, जहां मेरा सरकारी आवास है, उसके अंदर वो आ नहीं सकते हैं। उनको मैंने कह रखा है जैसे बाकी सब लोग 2.5 करोड़ लोगों में से 200 400 500 लोग आते हैं, उनके साथ आइए। और एक दिन तो हैरानी, मैं अपने उन लोगों को मिल रहा था, दोपहर को मैं 1 घंटा इन्हीं लोगों को मिलने जुलने के लिए रखता हूँ। 15-20 लोगों को मिलने के बाद एक व्यक्ति ने कागज़ पकड़ाया, कागज़ मैंने पकड़ा और उसको देखा, मैंने देख करके उसको उत्तर देने लगा तो देखा कि मेरा जो 4थे नंबर का भाई है वो खड़ा है सामने। दिया कागज़, मैंने बताया कि ठीक है ये समस्या है तुम्हारी, ऐसे हल हो जाएगी। जो अधिकारी साथ थे उनको दे दिया, अभी समस्या का हल कराओ। सबके लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं। ये अच्छी बात आपने कही कि अपने परिवार वालों को भी आपने लाइन में खड़ा कर दिया। गुस्सा नहीं होंगे वो आपसे? शुरू में 6 महीने उनके लिए अच्छे नहीं थे। जब मैंने सत्ता संभाली 6 महीने के बाद वो कहने लगे हम सुखी हो गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे 6 महीने शुरू में तो हर दिन कोई ना कोई आ जाता था कि चलो बैठाओ गाड़ी में, या बैठो हमारी गाड़ी में, चलो चंडीगढ़, ये काम कराना, वो काम कराना, ये ट्रांसफ़र कराना, वो नियुक्ति करानी है। जब 6 महीने में उनकी दाल नहीं गली तो लोग आना छोड़ गए उनके पास से। वो कहले हमारा जो चाय पानी का रोज़ का खर्चा था बचना शुरू हो गया। तो सुखी है। एक और ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में हरियाणा के मुख्यमंत्री पर इल्जामात और सवालात का एक और समय बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 370 को हटा दिया। ये कांग्रेस के लोग चिपके रहे कि नहीं 370 रहना चाहिए, 370 रहना चाहिए। जिस दिन हटाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा बयान कि मैं सहमत हूं कि 370 हटना चाहिए। अरे आज तक सोए हुए थे क्या? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर इल्जाम है कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, अब कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की, वो ये कहती हैं कि खट्टर जी बात करते हैं 370 की, कभी बात करते हैं हरियाणा में एनआरसी लागू करने की, और असली बातें नहीं बताते। देखिए, अब असली बातें वही हैं जो उनके मुंह में हैं, या असली बातें इतनी सारी हैं जिनको वो समझते ही नहीं। 370 की बात, देश सौभाग्य मानता हूं मैं इस प्रदेश का, देश का, जनता का, एक हमको ऐसा नेतृत्व मिला जिन्होंने 70 साल पुरानी ये जो देश आज़ाद हुआ तब से एक डिमांड हमारी थी कि 370 को ख़त्म करिए, जिसके कारण से कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग नहीं बन सका। कश्मीर में आतंकवाद पनपा, उसको हम काबू नहीं कर सके। वहाँ 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, ये चलते रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन के कारण से, उनकी शहादत के कारण से एक चीज़ हम मनवा पाए कि 2 प्रधान नहीं होंगे, एक ही प्रधान होगा। लेकिन 2 निशान और 2 विधान आज भी थे वहाँ। हमारे देश का पार्लियामेंट का कोई कानून वहाँ लागू नहीं हो सकता था जब तक उनकी विधानसभा उसको लागू ना करे। अब ये सारी चीज़ें करते करते समय बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 370 को हटा दिया। ये कांग्रेस के लोग चिपके रहे
कि नहीं 370 रहना चाहिए, 370 रहना चाहिए। जिस दिन हटाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा बयान कि मैं सहमत हूं कि 370 हटना चाहिए। अरे आज तक सोए हुए थे क्या? आज जब हट गया या उसका प्रभाव समाप्त हो गया, आज आप कहते हो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, क्योंकि जनता तो इस हक में है कि 370 हटना चाहिए। अब ये विषय क्या उनके लिए विषय नहीं है? आज भी वो कहला दें, अब तो मुख्य धारा में आ गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले उस समय तो नहीं थे। उस समय तो हो सकता है उन्होंने अपना दबाव बनाने के लिए कह दिया हो, आज वो मुख्य धारा में आ गए हैं। आज जरा कांग्रेस के नेतृत्व तो कहें कि हम सहमत हैं कि 370 खत्म पहले होनी चाहिए थी, आज भी खत्म होगी, तुम स्वागत करते हैं, वो कह दे। मैं कहूँगा ये विषय नहीं है। दूसरा विषय आपने कहा एनआरसी का। एनआरसी, ये मुद्दा भी मैंने नहीं उठाया, बहुत सहज संपर्क अभियान में मैं, हमारे मित्र हैं, जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनको मिलने के लिए गया था। मीडिया ने पूछा कि आप इनके साथ मिलने के लिए आए हो, क्या बात हुई है? मैंने कहा बहुत अच्छे आदमी, हरियाणा के हित में हमेशा काम करेंगे। आगे उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। और अभी तो इन्होंने मुझे जो बताया है कि मैं कुछ दिन के लिए आसाम जा रहा हूँ, एनआरसी के ऊपर 2 जजेस की कमेटी बना के हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इतना परिचय मैंने उनको कराया। मीडिया ने कहा तो क्या एनआरसी आप भी हरियाणा में लागू करेंगे? हमने कहा मेरी पार्टी की नीति है कि एनआरसी सारे देश में लागू होनी चाहिए, हरियाणा में भी करेंगे। अब इतना कहने के बाद कभी एक लाइन बोली नहीं और इन्होंने इशू बना दिया, विषय आप तक पहुंचा दिया। देखिए वो कहते हैं कि हरियाणा में, मैं एनआरसी की बात अब कर रहा हूं क्योंकि आपने पूछ लिया दोबारा से। उस समय मीडिया के आदमी ने पूछा था, आज भी आप पूछ रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं। कह रहे हैं कि शरारत मीडिया की है? नहीं, शरारत तो उनकी है, वो सहज भाव से उन्होंने पूछ लिया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हरियाणा में सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी का। उन्होंने नारा दिया प्रदेश में बेरोजगारी 29% पार, न बेरोजगारी भत्ता, न रोटी, न रोजगार। इनके समय में आज की तरह जो पारदर्शी व्यवस्था हमने बनाई है सिस्टम्स की, बिल्कुल नहीं थी। कोई भी सरकार काम करती थी तो सरकार और उस व्यक्ति का जिसका काम होता था उसके बीच में एक व्यक्ति होता था, सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के मांड लगा के चलता था और वो कहता था मैं आपका काम करा के देता हूँ, जिसको कहते हैं एजेंट, कमीशन, दलाली, बिचौलिया। हमने आने के बाद सारे सिस्टम सुधार दिए और सिस्टम सुधारने के बाद इन सब बिचौलियों के सफ़ेद कुर्ते पजामे खूंटी पर टंगवा दिए। अब चूंकि वो सब बेरोजगार हो गए, जब सब बेरोजगार हो गए तो वो अपने नेताओं को जा कहते बेरोजगार हो गए हम, तो उनके दिमाग में फतूर घुस गया, बेरोजगारी 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 बेरोजगारी। अब इन्होंने शुरू किया शरारतें। 2017 तक तो उनको आभास नहीं था। CMIE, जिसकी ये रिपोर्ट 28 की बता रहे हैं, CMIE के जो हेड हैं उनका नाम है मिस्टर अजय शाह। और अजय शाह कौन है? 6 महीने पहले, 5 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा के चुनाव में जो मैनिफेस्टो कमेटी थी सेंट्रल ऑल इंडिया कांग्रेस की, उसके ये मेंबर थे, उसके मेंबर थे। और उसके नाते से जो उस मेंबर का, यानी उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर होगा और वो किसी मैगजीन को या किसी संस्था को हेड करेगा, उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट इस समय चूंकि चुनाव हरियाणा में और महाराष्ट्र में है, आज वो हरियाणा में और महाराष्ट्र में तो बेरोजगारी दिखा रहे हैं, बाकी देश के किसी प्रांत में नहीं दिखा रहे। अगर ये बेरोजगारी हरियाणा में इतनी होती तो हमको कम से कम पता होता। हमारे यहाँ इस प्रकार की बेरोजगारी कहीं नहीं है। नहीं, क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज रेवाड़ी में, मानेसर में, फरीदाबाद में, सोनीपत में बंद हो रही हैं? ऐसा है कि इंडस्ट्रीज के नाम पर एक इंडस्ट्री चलती थी जिसका नाम है BBC इंडस्ट्री। सुना कभी नाम? पहली बार सुन रहा हूँ BBC इंडस्ट्री। BBC इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां और CLU, ये हरियाणा में BBC की इंडस्ट्री चलती थी। बदलियों में पैसे खाना, भर्तियों में पैसे खाना और CLU में पैसे खाना। अब बदलियों की भर्ती बंद, यानी इंडस्ट्री बंद, भर्तियों की इंडस्ट्री बंद, CLU की इंडस्ट्री बंद, इनको लगता सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। देखिए वो कहते हैं हरियाणा में बोर्ड लगाए 75 पार। ये प्याज, पेट्रोल और दाल के भाव हैं, अब डॉलर भी 75 पार जाने को तैयार। ऐसी है मनोहर लाल की सरकार। अब ये जिस समय की बातें करते हैं उस समय
प्याज को महंगा करके और लोगों की आंखों में आंसू लाना और फिर उस चीज़ को अपने आप घुमा करके और सरकारों का उल्टा पलटा करने का ये खेल खेलते रहे। हमारे यहाँ प्याज कमी हुई, अब वो चुनाव के दिनों में ही कमी होती है, हम लोग समझ सकते हैं। प्याज तो हर साल पैदा होता है, हर साल हम खाते हैं, लेकिन चुनाव आते हैं उससे 2 महीने पहले महंगे हो जाते हैं। अब उसमें सरकार का कितना रोल होता है ये आपको भी समझ है, हमको भी समझ है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो गोदामों में प्याज है उसको हमने राशन डिपो पर देना शुरू कर दिया। हमने उसको 28 से 29 रुपये का रेट लगा करके और ये कहा कि हर डिपो के ऊपर परिवार को ये प्याज मिलेगा। अपना सप्ताह में जाइए, एक बार प्याज लेके आइए। आज हरियाणा में कहीं कोई प्याज की समस्या नहीं है, सबको सरकारी डिपो पर प्याज मिल रहा है। मैं जनता में से लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं, जी हाँ। सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया कि जिन भी लड़कियों के साथ जिनकी एज 12 से कम है, यदि उनके साथ रेप अटेम्प्ट होता है तो उस पर मृत्युदंड का प्रावधान है। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि क्राइम जब एक है तो सज़ा भी सबको एक ही मिलनी चाहिए? सर, आपको ये नहीं लगता कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का ये वायलेशन है और हर लड़की जिसके साथ भी ये क्राइम होता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, बात आपकी बहुत हद तक ठीक है कि एक क्राइम का एक ही सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसमें टारगेट जो है वो टारगेट जो है इसके लिए सज़ा पहले प्रावधान पूरा बना हुआ है। उस प्रावधान में कोई ढिलाई नहीं बरती है। पहले से भी रेप के खिलाफ, रेप का जो इस प्रकार के अटेम्प्ट होते हैं या रेप होता है तो उसमें सज़ा के प्रावधान पहले से हैं, लेकिन चूँकि छोटी बच्चियाँ वो कई बार जल्दी प्रे बन जाती हैं ऐसे कल्प्रेट्स की, तो उनको तो ज़रूर बचाया जाए और उसके बाद जो प्रावधान पहले चल रहे हैं उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती है, इसके लिए थोड़ा सख्त किया गया है। आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मैं कहता हूं कि भी अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इसकी तैयारी हमारी बड़ी बेटियां वो थोड़ा कर सकती हैं। कहीं उसका संघर्ष करने का भी हमारा जो विषय होता है, या उन चीज़ों में कई गलत प्रावधान भी हो सकते हैं। छोटी बच्ची जिसको कहना चाहिए उसको बहुत समझ भी नहीं होती है, और वो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई अगर रेप का होता तो उसमें छोटी बच्ची को बहुत बेकसूर माना जाता है। कहीं इसका प्रावधान का दुरुपयोग होना शुरू ना हो जाए, तो एडल्ट होने के बाद दुरुपयोग का खतरा ना बढ़े, इसके लिए भी इन चीज़ों को यहाँ तक सीमित रखा है। फिर भी अगर इस प्रकार का विचार अगर बनेगा तो इस सज़ा को बढ़ाने में हमको ऐतराज़ नहीं है कोई। जो इस बच्ची ने बात की, आमतौर पर देश में ये समस्या आती है, और जिस तरह की हमारे देश में महिलाओं के प्रति क्राइम है, अपराध है, रेप के जिस तरह के केसेस होते हैं, मुझे लगता है आपको मोदी जी से बात करके ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, कम से कम ये अपराध हमेशा के लिए बंद हो। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूँ कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अपराध घिनौना अपराध है, इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं। यहाँ पर एक और ब्रेक हम ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोहर लाल खट्टर पर इल्जामात और सवालात का एक और। आपने कहा कि दूसरी पार्टियों के लोग दौड़ दौड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, और दूसरी पार्टी वाले कहते हैं ये तोड़ तोड़ के बीजेपी में ले जा रहे हैं। अब ये जो आ रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर इल्जाम है कि ये विरोधी पार्टियों को तोड़ते हैं। आपका बयान मैंने देखा, आपने कहा कि दूसरी पार्टियों के लोग दौड़ दौड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, और दूसरी पार्टी वाले कहते हैं ये तोड़ तोड़ के बीजेपी में ले जा रहे हैं। अब ये जो आ रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं या हमने उनको कोई तोड़ने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया है। हम किसी को नहीं तोड़ रहे, हम तो अपनी एक दिशा में काम कर रहे हैं। इस जनता की सेवा शुद्ध मन से और हमको करनी है, ईमानदारी से करनी है, बिना भेदभाव के करनी है, भ्रष्टाचार को दूर करना है। हमारे कुछ फोकस पॉइंट्स हैं, उस फोकल पॉइंट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे प्रभावित होकर के यदि विपक्ष में भगदड़ मचती है तो ये उनकी अपनी कारगुजारी है। ये आप फिर कहते हैं ना कि दूसरी पार्टियों के पास तो 90 उम्मीदवार भी नहीं है, आप उनके यहाँ छोड़ेंगे उम्मीदवार तो होंगे ना। लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। हमको
सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में जो उम्मीदवार मिल रहे हैं, वो भी अगर ठीक ठाक अपने कोई मापदंड तैयार करेंगे तो उनके यहाँ उम्मीदवार मिल जाएंगे। लेकिन उम्मीदवार मिलना ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उम्मीदवार लाएंगे, जनता अगर रिस्पॉन्स देगी तभी तो उम्मीदवार का उपयोग है। कुछ ऐसे विधायक उनके जब छोड़ के आने लगे तो मैंने एक दो लोगों को कहा, मैंने कहा आप वहाँ से आना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई चांस नहीं है चुनाव लड़ने का। कहने लगे चुनाव लड़ने का चांस वहाँ है। मैंने कहा फिर वहाँ से क्यों आ रहे हैं? कि इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ चुनाव न लड़ें तो ठीक, वहाँ नहीं तो लड़ना पड़ जाएगा। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान हमने देखे थे, पार्टी में बगावत कर दी थी, तो उस समय चर्चा चली थी कि उनकी बीजेपी से बात हो रही है। बीजेपी की बातचीत किसी से नहीं होती, ऐसा नहीं है। हम राजनीतिक तौर पर किसी को भी अछूत नहीं मानते हैं, लेकिन जो बीजेपी की सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी की कार्य पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। वो लोग जिस प्रकार से अपने मंसूबे पूरे करते रहे पहले, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे देश के बारे में सोच के विचार है, ऐसे व्यक्तियों को आप दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि खट्टर जी से बात हो गई थी, उनके केसेस वापस ले लिए जाते और वो बीजेपी में आ जाते। मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं ना इस प्रकार की, ना उनके केस वापस लेने की आवश्यकता, ना उनकी आवश्यकता। जब दोनों आवश्यकताएं नहीं है, वो कुछ भी कहेंगे जो उनको सूट करता है। हाँ, ये बात आपकी ठीक हो सकती है कि उन्होंने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कुछ भी कहा होगा, वो अपनी पार्टी का उनका मामला कह सकते हैं। अब वो वहाँ जम गए तो अशोक तंवर जी बाहर निकलने के लिए उत्साहित हैं। यही तो उनकी फितरत है, वो अपनी फितरत से खेल रहे हैं। और इनकी पार्टियां समाप्त क्यों हुई है? ये जो सत्ता के प्रति जिस प्रकार का उनका आकर्षण और महत्वाकांक्षा, हर आदमी वहाँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आखिर मुख्यमंत्री की इच्छा किसी में भी हो सकती है। पिछली बार मेरे से पूछा गया कि भी आपके यहाँ कई दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। मैंने कहा कितने हैं? तो कोई कहता 8, कोई कहता 9, कोई कहता 10। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो ये कम है। क्या बात कर रहे हो? इतने लोग मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे तो फिर कठिनाई आएगी। मैंने कहा मेरे पार्टी के अगर 90 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी इच्छा व्यक्त कर दें कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक इस कारण से 2-5% वोट ज़्यादा दे जाए तो पार्टी को लाभ हो जाएगा। जब जीतने के बाद हमारे यहाँ सिस्टम है, जिस एक को मुख्यमंत्री बनना होगा, विधायक दल से सबसे बातचीत करके उनकी सहमति से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति से जिसको बनना होगा वो तय हो जाएगा, एक मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता, ना मुख्यमंत्री के नाम से, ना अध्यक्ष के नाम से, ना नीचे किसी कारपोरेटर के नाम से, ना मेयर के नाम से, ना चेयरमैन के नाम से, कहीं झगड़ा नहीं होता। आपके झगड़ा नहीं होता, लेकिन जब कांग्रेस में झगड़ा होता है आपको खुशी होती होगी? कोई खुशी नहीं होती हमको कोई खुशी नहीं होती। हम ये मान के चलते हैं कि हमको जनता को एक प्रशासनिक दृष्टि से, शासकीय दृष्टि से अच्छा डिलीवर करना है, हमारा ये टारगेट है। अच्छा डिलीवर करने में हमको जनता का जो प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, हमारा काम उससे चलेगा। हाँ, चूँकि मुकाबला राजनीति में, लोकतंत्र में आमने सामने होता है, कभी 2-3 पार्टियां भी होती हैं, तो हर पार्टी को अगर दूसरी पार्टी कमज़ोर होती है तो उसको लाभ होता ही है। इनके कमज़ोर होने का लाभ हमको नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। लाभ इस तरीके से होगा कि उनका, जनता का उनके ऊपर से विश्वास उठेगा, और जो मतदाता है उसने मत कहीं डालना है तो जहां उसका विश्वास जमेगा वहां वो डालेगा। हमारे ऊपर विश्वास जमेगा तो हमको डालेगा, उन पर विश्वास जमेगा तो उनको डालेगा। लेकिन जब वहाँ ये सब देखते हैं कि वहाँ केवल इच्छा नहीं है, वहाँ लड़ते भिड़ते हैं। इनके अध्यक्ष को आज के हमारे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके ग्रुप ने इनको पीटा, स्टेज के ऊपर मारा, हॉस्पिटलाइज हुए अशोक तंवर, FIR लिखी गई। एक पार्टी में ये स्थिति, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ अध्यक्ष, दो इस प्रकार के, यानी 6 साल के बाद एक रहा हुआ अध्यक्ष पार्टी से बाहर निकल जाता है, और आरोप संगीन कि 5-5 करोड़ रुपए की यहाँ टिकटें बेची गई हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का इनका सिलसिला अंदर खाते, इन्होंने पार्टियां नहीं चलाई है, इन्होंने नेताओं को इकट्ठा करके और सबको लॉलीपॉप दे दे के तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारा ये अधिकार, तुम्हारा ये अधिकार, ऐसे बंदर बांट कर करके पार्टियां चलाई हैं। एक मिशन के साथ कभी पार्टी ने चलाई, कमीशनों के साथ चलाई है। हम कमीशन वर्सेस मिशन, ये कमीशन खाते हैं, हम मिशन से पार्टी चलाते हैं, हमारा इनका अंतर है। कांग्रेस को लेकर आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये जो चौटाला जी की पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई, उसमें तो आपका रोल होगा। हम किसी का बुरा नहीं मानते, और सही बात तो ये है
जब हमको शुरू में पता लगा कि इनके अंदर डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि टूटने वाले हैं, हमारे संबंध इनके साथ रहे हैं, क्योंकि एंटी कांग्रेस स्टैंड उनका हमारा इकट्ठा, जब हम समझौते में रहते थे तो हमारा मिलना जुलना होता था। हमने उनको दोनों को बताया परिवार को इकट्ठा रखो, राजनीति आनी जानी चीज़ है लेकिन परिवार इकट्ठा रहना चाहिए, आपके परिवार का एक हैसियत है, इसको बना के रखो। नहीं मानी हमारी, हम कौन होते मनाने वाले, हम तो एक सलाह देने वाले आदमी हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का नुकसान किसी का ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी इतनी महत्वाकांक्षाएं और अंदर घर के अंदर की लड़ाई भगवान जाने क्या है, वो ही जाने। तो अब देखिए, चौटाला परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कई पार्टियां बन गई, कांग्रेस के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, वहां भी पार्टी के टुकड़े हो गए, तो इस सब का फायदा तो आपको ही होगा। मैंने बताया हमारे अपने कामों का भी फायदा है और ये बाय डिफॉल्ट उसका फायदा हमको मिलेगा। जब सामने वाला दुश्मन लड़ेगा, कमजोर हो जाएगा, पॉलिटिकल लड़ाई में मतलब एक दूसरे के सामने लड़ते तो जो प्रतिस्पर्धी कमजोर होगा तो सामने फायदा होगा ही होगा। खट्टर जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, चुनाव का मौका है, आपके काम को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महिलाओं की शिकायतों को लेकर, और आपने हर सवाल का बड़ी खुलकर जवाब दिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज का फैसला, आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे, मुकदमा चलाया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज संजीव के फैसले का। तो देश के सबसे काबिल प्रोसिक्यूटर जो हैं रजत शर्मा जी, उनकी ज़बरदस्त जिरह के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर से लेके एक एक्सेप्टेबल चीफ मिनिस्टर की जर्नी काफ़ी अच्छी रही और कौतूहल का विषय भी रहेगी। जैसा कि रजत जी ने कहा कि सबके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल थे कि ये कैसे बन गए और अब कैसे चलाएंगे और कौन है मनोहर लाल खट्टर। लेकिन शनै शनै आपने हरियाणा को एक जो पुराने लाल थे तीन, उनकी छवि के बिल्कुल विपरीत एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन दिया। और अगली बार भी अगर जनता आपको मौका देती है तो ऐसा ही देंगे, अदालत आपको निर्देश देती है। और एक और निर्देश जो अदालत आपको देना चाहती है कि सार्वजनिक जीवन में आप हैं, एक बहुत कुछ परसेप्शन की भी दुनिया है, कैसा लोग लेते हैं। तो मनोहर लाल जी, अदालत आपको निर्देश देती है कि आप सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तने तने से, कुछ खरे खरे से, कुछ रूखे रूखे से नजर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप आगे ज़्यादा प्रफुल्लित, प्रसन्न, हंसमुख और स्माइलिंग भी लोगों को नजर आए, जो कि जैसे आप आज की कार्यवाही में दिखे। आपकी अदालत में आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।